जो भी मैं कॉन्स बताने वाला हूँ, उन कॉन्स के साथ अगर आप नहीं रह सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है आप इस गाड़ी को खरीदने से पहले। इस एनवीएच के बारे में मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, तो मेरा कमेंट सेक्शन पूरा फुल था एनवीएच से। तो एनवीएच का जो इशू है वो मुझे टेस्ट ड्राइव के टाइम पे ही थोड़ा-सा पता चल गया था कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम ज़ॉम्बी, ऑल्सो नोन एज मॉन्स्टर ज़ॉम्बी। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक स्पेशल वीडियो, जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था मेरे नए होंडा एलिवेट 2025 एडिशन का। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रहेगा। पहले मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूँगा, फिर मैं इसके कॉन्स के बारे में बात करूँगा। अगर आप एलिवेट ख़रीदने का सोच रहे हो, या अगर आप एक एलिवेट के ओनर हो ऑलरेडी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और भी इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका लुक्स। जब आप यहाँ पे ड्राइवर सीट में जब आप बैठते हो और यहाँ से जब जो व्यू आपको मिलता है, इतना सही व्यू मिलता है ना। जो इसका हुड है ना, वो इतना मस्क्यूलर है, थोड़ा सा बम्प्ड है साइड्स में, तो आपको एकदम एक मिनी लैंड क्रूज़र वाला फील देता है। इस मस्क्यूलर हुड का एक छोटा सा डाउनसाइड भी है, जो मैं आपको कौन सेक्शन में अच्छे से बताऊंगा, बट अभी प्रोज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसका लुक्स बहुत ही सही लगता है मुझे, और इसका जो कंपटीशन है उसके कंपेयर में ये गाड़ी बड़ी भी लगती है। अगर आप बाहर में देखोगे तो ये गाड़ी बहुत अनकॉमन भी लगती है। ऐसा जो डिज़ाइन है ये बहुत इंडियन मार्केट में कम दिखता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है बाहर से लुक वाइज, ये अपने कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी लगती है। जैसे ताइगोन हुआ या फिर कुशाग हुआ, इन सब के कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी लगती है। ये गाड़ी बहुत ही अनकॉमन दिखती है और बहुत ही अच्छे से एज होने वाली है ये। अब आते हैं इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट में, जो है इसका इंटीरियर्स। इसका इंटीरियर्स इतना सुंदर से बनाया गया ना, जब भी आप यहाँ पे बैठोगे ना, आपको एक शानदार एलिगेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ इसके स्टीयरिंग व्हील से। ये टॉप मॉडल है, ZX वेरिएंट है। तो टॉप मॉडल में आपको जो ये लेदरेट फिनिश का जो ये स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब पकड़ने भी में जो फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी मुझे बहुत सही लगा है। मतलब कहीं पे भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा पतला है या फिर ज़्यादा मोटा है, ऐसा मुझे एकदम भी फ़ील नहीं हुआ। मैं पहले नेक्सॉन चलाया करता, तो नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी चंकी सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा सा मोटा सा था, मुझे पतले स्टीयरिंग व्हील्स उतने पसंद नहीं है। तो इसका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है। ज़्यादा यहाँ पे डिजिटल ये सब वगैरह वगैरह कुछ है नहीं। सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल होंडा का लोगो आपको यहाँ पे दिखेगा। बटन्स यहाँ पे बहुत ही टैक्टिकल है। आपको बटन्स यूज़ करके ही पता चलेगा कि ये जो बटन्स है ना, ये बहुत अच्छे से एज होने वाली है। इट कैन टेक ए बीटिंग। बेसिकली बहुत दिन तक चलने वाली है। बटन्स आपको यूज़ करके पता चलेगा, बहुत अच्छे से वेटेड है बटन्स। और स्पेशली अगर इस सेक्शन में मैं आता हूँ, ये जो एसी के बटन्स है, ये जो क्लिक्स है, ये बहुत ही शानदार लगती है। मतलब जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, आपको किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप ड्राइव कर रहे हो आराम से, आप आगे देखते हुए ही इस एसी के बटन्स को टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, फ़ैन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो बहुत ही ईज़िली से। और ये जो नीचे के बटन्स है एसी के, ये भी सारे नॉर्मल कन्वेंशनल बटन्स दिए हुए हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि क्या है कि इसके लिए आपको मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन फ़ील नहीं होगा। अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे टच बटन्स एकदम भी पसंद नहीं है। अभी रिसेंटली जितने भी कार्स में ना वो टच बटन्स दे रहे हैं ना, आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे ऐसे ही कन्वेंशनल बटन्स पसंद है, जिसे आप मतलब ड्राइव करते वक्त ही आप ऐसे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बटन में आप क्लिक कर रहे हो। मतलब डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो बटन्स बहुत सही है। और इसके अंदर का जो केबिन है ना, वो बहुत एयरी केबिन फील होता है। बहुत खुला खुला सा महसूस होगा आपको। इस आप आगे बैठो या फिर आप पीछे बैठो, बहुत ही खुला खुला सा महसूस होगा। इसका जो विंडो का जो साइज़ भी है ना, वो एकदम सही से प्रोपोर्शनेट है। उससे क्या होता है ना, मतलब क्योंकि ये विंडोज़ बड़े हैं थोड़े से, मैंने जैसे ऑब्जर्व किया इसके कंपटीशन के कंपेयर में, थोड़े से बड़े, और यहाँ से शुरू होती है, आपके शोल्डर के नीचे से शुरू होती है, तो काफ़ी एयरी लगता है आपको। आप आगे बैठो या फिर पीछे बैठो, बहुत ही एयरी सा फील होता है। आपको कभी भी इस गाड़ी में बैठ के क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा।
तीसरा पॉइंट है जो इसका बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही मुझे सही लगता है, वो है इसका इंटीरियर स्पेस। इस सेगमेंट में इसका जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा महसूस होगा आपको। अगर आप कंपेयर करना चाहो, आप क्रेटा के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, टाइगून के साथ और कुशाक के साथ, तो ऑब्वियसली इसका अंदर का इंटीरियर स्पेस बहुत ही बड़ा फील होता है। स्पेशली जो इसका लेग रूम है पीछे, लेग रूम इतने शानदार तरीके से निकाला गया, मतलब इवन इफ आप अगर इस सीट को, फ्रंट के सीट को पीछे तक लो, फिर भी आपको पीछे में बहुत ही अच्छा एक लेग रूम मिलने वाला है। और इसके जो सीट्स हैं ना, सीट्स थोड़े से सॉफ्टर साइड में आते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स के लिए थोड़ा सही रहेगा। मतलब अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से एजेड है तो उनको ये वाली सीट्स ज़्यादा पसंद आएंगी, ना कि वो जो टाइट वाले हगिंग वाले सीट्स होते हैं, उससे ज़्यादा बेटर आपको ये सॉफ्ट वाले सीट्स लगेंगे। ऑल्दो सीट्स में मुझे एक छोटा सा इशू मिला है जो हम कॉन्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोस के बारे में बात करते हैं। अभी चौथा पॉइंट है इसका, वो है इसका विजिबिलिटी। आपको यहाँ से, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो जो हुड है, हुड के वजह से एक विजिबिलिटी में प्रोज ये है कि आपको कंप्लीट कार का फ्रंट दिखाई देता है। आपको वो अंदाज़ा हो जाता है कि आपका इस कार का कारपेट एरिया कहाँ तक है। आप कहाँ तक इस गाड़ी को मोड़ोगे तो आपका गाड़ी लगेगा नहीं। दूसरा है इसका विजिबिलिटी का, वो है इसका जो ए पिलर का डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। मतलब ए पिलर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर है, जैसे कि मेरा पुराने गाड़ी में नेक्सॉन में क्या था कि ए पिलर बहुत ही बड़ा था। मतलब बिना रेन वाइजर के भी वो काफ़ी चौड़ा था, और जो मिरर था साइड में उससे कम्प्लीटली ढक जाता था, तो एक छोटा सा बाइक या साइकिल साइड में एकदम भी दिखाई नहीं देता था। बट यहाँ पे जो ए पिलर है, ए पिलर और जो मिरर के बीच का जो गैप है ना, वो इतने शानदार तरीके से बनाया गया ना कि आप जब भी कोई एक टाइट ट्रैफिक में रहोगे ना, फिर भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विजिबिलिटी मुझे बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। पांचवा है इसका स्टीयरिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम होंडा की गाड़ी चला रहे हो तो इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा, बट ये इसका जो वेटेड फील है ना, वो आपके लिए बहुत ही सही है। स्पेशली अगर आप इस गाड़ी को माउंटेन एरियाज़ में लेके जा रहे हो ना, मैं इस गाड़ी को चिकमंगलुरु लेके गया था, और माउंटेन एरियाज़ में ना इसका जो ये जो वेटेड फील है ना, वो बहुत ही सही लगेगा, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही प्रिसाइज है। आप जितना टर्न करोगे उतना ही इसका फीड आएगा टायर्स पे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही एप्ट लगा। इसका स्टीयरिंग फीड बहुत ही एप्ट है, ऑल्दो थोड़ा सा हैवी है, बट मुझे वो सही लगा, क्योंकि हाईवे में भी जब आप हाई स्पीड में रहते हो तब भी इसका जो वेटेड स्टीयरिंग है वो बहुत हेल्पफुल लगा मुझे, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है हाई स्पीड में। और एक चीज़ है वो है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत सही है। ये एक 4.3 मीटर कार है और इसका टर्निंग रेडियस अराउंड 5.2 है, जो इसके कंपिटिटर्स में सबसे ज़्यादा कम है। टर्निंग रेडियस के बारे में बता दूं मैं, टर्निंग रेडियस वो होता है जो आप छोटा सा एक यू टर्न लेना चाहो तो तब टर्निंग रेडियस बहुत कम आता है, स्पेशली माउंटेन्स में जब आप चलाते। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इससे जो छोटे गाड़ियाँ हैं ना, जैसे नेक्सॉन है, नेक्सॉन का टर्निंग रेडियस आई थिंक अराउंड 5.1 या 5.2 है। छोटे गाड़ी होने के बावजूद भी इसकी जितना ही टर्निंग रेडियस है। उसका टर्निंग रेडियस पे बहुत ही अच्छा काम किया है होंडा ने। जितना भी जगह पे मैं चलाया हूँ, टर्निंग रेडियस मुझे बहुत सही लगा। 6 पॉजिटिव पॉइंट है इसका सस्पेंशन। स्लो स्पीड्स में इसका सस्पेंशन किसी भी तरह के बम्स को, पॉटहोल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्दो थोड़ा सा साइड टू साइड मूवमेंट होता है, मगर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है इसका सस्पेंशन मुझे बहुत ही सही लगा और एडाप्ट करता है। जैसे कि अगर आप हाई स्पीड्स में रहते हो और अगर अचानक से आप पॉट होल्स पे आ गए तो बहुत ही अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं कि एकदम जंप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और सस्पेंशन के साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसके कंपैरेटिवली इसके कंपिटिटर्स के 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफ़ी है इंडियन रोड्स के लिए। मतलब जितना भी ख़राब रोड्स हो, जितना भी ख़राब ऑफ रोड्स हो, आपका कभी भी गाड़ी नीचे नहीं लगेगा, इतना सही है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये जो कॉम्बो है ना, अच्छा स्टीयरिंग फीड, अच्छा सस्पेंशन और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, ये कॉम्बो ना बहुत ही कम दिखता है। अगर आपको पता है कोई गाड़ी ऐसा सिमिलर कॉम्बो देता है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे तो कोई ऐसा गाड़ी नहीं दिखा जो ये सारे कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। और अब आते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस पे। इंजन परफॉर्मेंस भी वन ऑफ द प्रोज है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जितने भी दूसरे कार्स हैं मैं सारे टेस्ट ड्राइव कर चुका हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड हुआ आपका हाईराइडर का, ग्रैंड विटारा का और क्रेटा का,
सारे मैंने कंपेयर किए हैं, सेल्टोस का भी मैंने कंपेयर चेक किया था, टेस्ट ड्राइव किया था। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत ही स्मूथ लगा और पावर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा सही लगा। इसका पावर डिलीवरी है 121 PS एंड टॉर्क इज समर अराउंड 141। इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है कि अभी बहुत ही एक बड़ा डिबेट चल रहा है इंडिया में, वो है नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल का कंपैरिजन। मेरे हिसाब से मुझे नेचुरली एस्पिरेटेड ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड आप कहीं भी पूछ लो, कहीं भी देख लो, ज़्यादा रिलायबल होता है और उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। तो टर्बो पेट्रोल मैं खुद चला चुका हूँ, टाटा नेक्सॉन में मेरा टर्बो पेट्रोल था। अभी मैं जब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चला रहा हूँ तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा है। एक इशू जो मैं हमेशा फेस करता था टर्बो पेट्रोल में, वो था कि बहुत ज़्यादा टर्बो लैग होता था कभी कभी, बट वो लैग कभी भी इसमें फील नहीं होता। आप जितना थ्रॉटल दोगे उतना पावर डिलीवरी आपको मिलेगा। तो इंजन एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। मुझे तो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत पसंद है, बिकॉज दिस इज़ अ हाई रेविंग इंजन। तो जब 7000 RPM के पास में जब पहुंचता है भाई, इसका जो एक करंट आता है ना, बहुत सही लगता है। मतलब आपको एकदम एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हो आप, ऐसा फील होगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, किसी किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है, बट मुझे इसका जो वो हाई RPM हाई रेविंग ग्रंट है मुझे बहुत पसंद आता है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है। मतलब लिटरली जब गियर बॉक्स चेंज करोगे ना, एकदम खट करके साउंड आएगा। मतलब मैं दूसरे गाड़ियों के साथ अगर कंपेयर करूँ, ऐसा मतलब सॉलिड गियरिंग ना मैंने कहीं भी फील नहीं किया। मतलब अब जब गियर चेंज करोगे ना, एकदम खट खट चेंज होगा। मतलब एकदम गन जैसा रिलोड करते हो ना, खिलौना वाला गन ऑब्वियसली, जब लोड करते हो तब जैसा एक फील आता है ना, वैसा इसका गियर चेंज में फील आता है। एकदम खट खट लग जाता है एकदम। तो बहुत सही लगता है। एकदम स्पॉन्जी गियर नहीं है इसका, बहुत ही सॉलिड गियर बॉक्स है। मैं मैनुअल का बात कर रहा हूँ। CVT का मैंने टेस्ट लिया था, वो भी सही है। CVT अगर आप चूज़ कर रहे हो तो गियर का तो उसमें सवाल आएगा ही नहीं, बट मैनुअल में इसका गियर बहुत ही सही है। बहुत ही सही लगा मुझे इसका गियर बॉक्स। अभी आते हैं हम इसके लास्ट पॉजिटिव पॉइंट में, वो है इसका सेफ्टी। तो सेफ्टी रेटिंग में अगर आपको पता है तो ये जापान एनकेप में 5 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। 6 एयरबैग्स आती है सारे मॉडल्स में, फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग्स मिलती है इसे। वो तो वैसे वो तो स्टैंडर्ड है, अभी सारे गाड़ियों में हमें 6 एयरबैग्स मिलती है। और ABS, EBD, VSA, हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स तो ऑलमोस्ट आजकल हर गाड़ियों में ही मिलता है। बट इसका जो हिल असिस्ट है ना, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही एप्ट है। जैसे मैं पहले, अगर किसी ने मेरा नेक्सॉन वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कंप्लेन किया था कि टाटा का जो हिल असिस्ट है वो हमेशा काम नहीं करता है ढंग से। कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। बट इसका हिल असिस्ट मैं जितने बार यूज़ किया हूँ उतने बार ये काम आया, उतने बार ये ट्रिगर करता है हिल असिस्ट को। तो एकदम एप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे एकदम कोई भी इश्यूज़ नहीं फील हुआ है। ऑल्दो सेफ्टी में एक फ़ीचर है जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया है, वो मैं आपको कौन सेक्शन में बताऊंगा अच्छे से। बट ओवरऑल प्रोज में मुझे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो बहुत पसंद आई है, जैसे कि इसका जो ऑटो सेंसिंग डोर है, मतलब आप हाथ रखते ही अपने आप खुल जाती है कार। उसके बाद इसका जो फुटबोर्ड लाइटिंग है, उसके बाद मतलब ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सही लगती है। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था। उसके बाद इसके ये वैनिटी मिरर, यहाँ पे भी वैनिटी मिरर दिया गया है, इस वाले शेड में भी वैनिटी मिरर दिया गया है, और इस वाले शेड में तो आपका लाइट भी है। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से होंडा ने प्लान किया है। मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मैं रिसेंटली जब इस गाड़ी को चला रहा था तब मुझे पता चला कि इसमें ऑटो हाई बीम फीचर भी है, जो मुझे पता नहीं था। मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक से इतने एप्ट तरीके से इसका ऑटो हाई बीम काम कर रहा था ना, तो मुझे तो बहुत सही लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कोई भी ग्लिच फील नहीं हुआ है अभी तक। सब कुछ मुझे सही लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेसिकली जो रिलायबिलिटी है ना वो झलकती है हर चीज़ में, इंजन में, इंटीरियर्स में, इसका बटन्स में, हर चीज़ में ना वो रिलायबिलिटी झलकती है। आपको गाड़ी में बैठते ही आप मेरा बात ना मानो तो आप टेस्ट ड्राइव पे जाओ और आपको वो दिख जाएगा कि रिलायबिलिटी दिख रहा है इस गाड़ी में। अभी आते हैं हम इसके कॉन्स में, जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो भी मैं कॉन्स बताने वाला हूँ, उन कॉन्स के साथ अगर आप नहीं रह सकते हो तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है आप इस गाड़ी को खरीदने से पहले।
तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल नया है और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और भी लाया करूँगा। स्पेशली ओनरशिप रिव्यूज़ लाया करूँगा। आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे ओनरशिप रिव्यूज़ बना चुका हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और भी गाड़ियाँ लाऊँगा आपके लिए, और भी ओनरशिप रिव्यूज़ बनाऊँगा। और अगर आपको किसी भी एक गाड़ी का रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस गाड़ी को लेके भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्स पे। पहला कौन है जो आपको शायद फील नहीं हुआ होगा, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हुआ है, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब भी इसमें एक ऑटो डिमिंग फीचर है, तो थोड़ा सा भी क्लाउडी वेदर हुआ ना, तो आपका जो फ्रंट लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी ड्राइव करते वक्त। और जब ड्राइव करते वक्त ऑटोमेटिकली ऑन होती है ना लाइट्स, तो उसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते हो, वो ऑन ही रहती है। तब क्या होता है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। ठीक है, तो उसके उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, इस पे एक बटन है ब्राइटनेस बढ़ाने का, उसको आप क्लिक करना होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा कि बार बार जब भी ऐसा अचानक से क्लाउडी हो जा रहा है तो अचानक से मुझे वो बार बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। छोटा सा फीचर है जो मैंने ऑलरेडी होंडा को बोला है कि क्या आप इसे हटा सकते हो या फिर ऐसा कोई कंट्रोल ला सकते हो जिससे कि मैं ऑटो डिमिंग फीचर को कंप्लीटली परमानेंटली बंद कर सकूं। तो वो बात चल रहा है मेरा होंडा के साथ, देखते हैं आगे बढ़ के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट लाते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर इशू को फिक्स कर देते हैं। तो ये तो बेसिक एक बग है जो मैंने नोटिस किया है। बग नहीं है, बेसिकली एक फीचर है, बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये एक बग है क्योंकि थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है बार बार ब्राइटनेस बढ़ाना क्लाउडी वेदर में। दूसरा कॉन्स जो मैंने नोटिस किया है वो है, ऑल्दो ये प्रोज में मैंने मेंशन किया है कि इसका जो हुड है वो बहुत ही ऊपर है, मस्क्यूलर है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाता है कि कहाँ तक गाड़ी आपको मोड़ना है। बट नए ड्राइवर्स ने कंप्लेन किया है कि जो छोटे से फुटपाथ रहते हैं या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल रहता है नीचे, वो उनको दिखाई नहीं देता है क्लियरली, क्योंकि हुड पूरा कवर कर देता है इस एरिया को। ऑल्दो मुझे ये पर्सनली कोई इशू फील नहीं हुआ, बट अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको ये छोटा सा इशू हो सकता है। उसके लिए मुझे लगता है कि अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर रहे या फिर फ्रंट कैमरा रहे, अगर 360 डिग्री कैमरा रहे, तो वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। और मैंने सुना है रिसेंटली होंडा एलिवेट के जितने भी सारे नए मॉडल्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी फिटेड 360 डिग्री कैमरा के साथ आ रहे हैं। वो मुझे सुन के बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मैं सुना हूँ कि 1 महीने के बाद ही, मेरे गाड़ी खरीदने के 1 महीने बाद ही उन लोगों ने टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरास स्टैंडर्ड कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये डिसीजन था होंडा की तरफ से, क्योंकि वो दैट इज़ मस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ का। अभी आते हैं हम इसके तीसरे कॉन्स पे, वो है इसका CMBS, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। तो जो इसका कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो बहुत ही एक इरिटेटिंग फीचर है, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि इसी एक फ़ीचर के लिए मैं सोच रहा था कि इसका जो एक लोअर वेरिएंट है, जैसे VX मॉडल है, उसमें एडास नहीं आता है, तो मुझे वो लेने का मन था। बट क्योंकि इसका इंटीरियर्स का जो कलर है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैंने टॉप मॉडल लिया। बट ये एक फ़ीचर मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगा, क्योंकि क्या होता है कि CMBS है, वो CMBS ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है। आप जितने बार भी गाड़ी को स्टार्ट करोगे CMBS ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और ये इशू सिटी में मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि क्या होता है कि अगर आपका पैर ब्रेक के ऊपर नहीं है ना, और अचानक से अगर आपके गाड़ी के सामने से कोई क्रॉस हो जाता है, सोचिए कोई भी डिलीवरी वाला या फिर साइकिल अचानक से आपके गाड़ी के सामने से क्रॉस हो जाता है, तो ये गाड़ी अचानक से ब्रेक मार देगी, एकदम हार्ड स्टॉप। तो इसमें डर ये रहता है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड में रहे तो आपको पीछे से वो लग जाएगा आपके गाड़ी को। मेरे साथ भी हुआ है, पर लकीली मेरे गाड़ी के पीछे कोई दूसरा गाड़ी नहीं था तो मैं बच गया। CMBS से इसको आप ड्राइविंग करते वक्त ऑफ़ नहीं कर सकते हो, ये ओनली स्टॉप पोजीशन में ही ऑफ़ कर सकते हो। दूसरे कार ब्रांड्स ने ये ऑप्शन दिया है कि परमानेंटली ऑफ़ कर सकते हो आप, हुंडई में या फिर किया में या फिर टाटा में आप कंप्लीटली ऑफ़ कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। बट ये होंडा ने इस फीचर को ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा होंडा से कि आप प्लीज़ एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाइए और इस फीचर को परमानेंटली ऑफ़ करने का एक ऑप्शन दीजिए, क्योंकि सिटी में ये ज़रूर एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, बट सिटी में ये बहुत ही एक इरिटेटिंग फीचर हो जाता है हमारे लिए। चौथा कौन है जो मैंने सबसे ज़्यादा मेरे पुराने एलिवेट के वीडियो में देखा है, वो है NVH, नॉइस वाइब्रेशन एंड
हार्शनेस। तो इस एनवीएच के बारे में मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, तो मेरा कमेंट सेक्शन पूरा फुल था एनवीएच से। तो एनवीएच का जो इशू है वो मुझे टेस्ट ड्राइव के टाइम पे ही थोड़ा सा पता चल गया था कि जो गाड़ी का जो ग्रंट है ना, वो थोड़ा सा फील हो रहा था मुझे। जब भी मैं हाई आरपीएम्स में लेके जा रहा हूँ तो वो ग्रंट मुझे सुनाई दे रहा था, तो वो मुझे पसंद आया था, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स नहीं था। ऑल्दो केबिन के अंदर में जो बाहर का नॉइज़ आता है वो है, उस पे मैं मना नहीं करूँगा, वो इशू है। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंसुलेशन डोर्स का कम है और जो नीचे का जो इंसुलेशन है वो भी थोड़ा सा कम है। अगर आप कंप्लीट एक इंसुलेशन डालते हो अपने फ्लोर मैट पे, तो मुझे लगता है उस इशू से रिजॉल्व मिलेगा। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने फ्लोर मैटिंग किया है बहुत अच्छे से, 5D मैटिंग किया है या फिर पूरा फ्लोर लैमिनेशन किया है। उन लोगों का वो एनवीएच का इशू थोड़ा सा कम हुआ है, और जो इंसुलेशन आप डोर पे कर सकते हो उससे भी एनवीएच का इशू थोड़ा कम हुआ है। ऑल्दो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। बट अगर आपको एनवीएच से इशू है तो आप वो लैमिनेशन करवा सकते हो। और हायर स्पीड्स में 100 के ऊपर में टायर नॉइज़ मैंने महसूस किया है। 100 के ऊपर में टायर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे लगता है वो टायर का इशू है। अगर आप सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स लगाओगे तो वो इशू रिजॉल्व हो सकती है। बट अगेन, आप 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो आप फिर से क्यों टायर चेंज करोगे? तो मेरे हिसाब से होंडा को ये भी थोड़ा रिजॉल्व करना चाहिए। जो एनवीएच का इशू है वो इन छोटे छोटे फैक्टर्स को अगर रिजॉल्व कर देगी होंडा, तो एनवीएच का इशू को भी रिजॉल्व कर सकेगी। पांचवा है वो है आर्म रेस्ट। आप जैसे कि देख रहे हो, मैं अभी हाथ रखा हुआ हूँ यहाँ पे। आप जब नॉर्मली ड्राइव कर रहे हो तो इसका जो आर्म रेस्ट है ना वो बहुत ही पीछे है, जिसकी वजह से ना आपको हाथ मतलब एकदम ऐसे करके रखना पड़ता है। तो ये अगर एडजस्टेबल आर्म रेस्ट रहता ना, अगर इसको मैं फ्रंट में थोड़ा सा मूव कर सकता तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर रहता। क्योंकि आर्म रेस्ट थोड़ा पीछे है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऑल्दो अभी थोड़ा सा यूज टू हो गया हूँ मैं काफ़ी, अगर आप देख सकते हो मेरा पोजीशन, मैं काफ़ी अपना सीट को पीछे रख के बैठता हूँ। ऑल्दो आई एम 5'8", बट मैं अपनी सीट को काफ़ी पीछे रखता हूँ, तो आर्म रेस्ट ठीक ठाक मैं रीच हो ही जाता है। बट अगर कोई सीट को काफ़ी आगे करके बैठता है तो उसको आर्म रेस्ट वो पहुँचेगा ही नहीं, उसको हाथ मतलब लिटरली ऐसे करके रखना पड़ेगा। अब आती है सीट का, वो है 6th पॉइंट। सीट का इशू वो मुझे फील हुआ है, वो है अंडर थाई सपोर्ट। इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, आप देख सकते हो, मैं नॉर्मली ऐसे बैठता हूँ और यहाँ पे मेरे पैर के नीचे में, मैं 5'8" का हूँ बट मेरे लेग्स काफ़ी लंबे हैं। बट अगर आप 5'8" से थोड़े से छोटे हो तो आपको उतना फील नहीं होगा। बट मेरे लेग्स क्योंकि काफ़ी लंबे हैं, मुझे ना इसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही कम मिला। इवन इसके पीछे के सीट्स में भी अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही कम है। तो वो अगेन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, मुझे उतना ज़रूरत फील नहीं हुआ अंडर थाई सपोर्ट का। बट अगर आप बहुत ही टॉल हो, मतलब 5'10" के हो, 6 फीट के हो या फिर 6'2" के हो, तो आपको अंडर थाई सपोर्ट का इशू थोड़ा फील हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे। बट ऑल्दो इट्स ओके, ठीक है, यूज टू हो सकते हो। तो अभी आते हैं फाइनल वर्डिक्ट में। फाइनल वर्डिक्ट में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप, मैंने जो कॉन्स बताए हैं उस कॉन्स के साथ आप रह सकते हो, आप डील कर सकते हो, तो इस गाड़ी को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। मुझे इस कॉन्स के बारे में पहले से ही पता था, कुछ कुछ कॉन्स मुझे रिसेंटली पता चला, बट मोस्टली सारे कॉन्स मुझे पहले से ही पता था। फिर भी मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा क्योंकि मेरे लिए रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं पहले टाटा नेक्सॉन चलाया हुआ था, जो मैं 10,000 बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। पहले टाटा नेक्सॉन चलाया और रिलायबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आया था मुझे टाटा नेक्सॉन में। तो होंडा माना जाता है अपने रिलायबिलिटी के लिए। जो रिलायबिलिटी दिखता है इस गाड़ी के इंजन में, इंटीरियर्स में, हर चीज़ में, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको रिलायबिलिटी से मैटर करता है, अगर आप चाहते हो एक गाड़ी को आप 10-15 साल तक चलाओ, आप एक ही गाड़ी को रखो, काफ़ी सारे टूर्स करो, ट्रैवल करो, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट अगर जो कॉन्स बताया मैंने, जैसे एनवीएच हुआ या फिर इसका जो कोलिजन मिटिगेशन इशू हुआ, वो सब अगर आपको बहुत ज़्यादा खटकती है तो आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हो। ऐसा मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आप लोगों के साथ कि आपको यही गाड़ी लेना होगा। अगर आपके लिए वो कॉन्स मैटर नहीं करती, आपके लिए रिलायबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है, तो प्लीज़ गो ahead with this car. This is a very good SUV, although this is not a 4x4, but इंडिया में आप फ्रंट व्हील ड्राइव को भी SUV बोलते हो। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में कुछ भी कम डिलीवर कर रही है। हमेशा मुझे ये एक ओवर डिलीवर्ड ही मिला है।
तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी कंटेंट लाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है, आप बताना कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा फील हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चंस है एलिवेट से रिलेटेड, ज़रूर मुझे पूछना। मैं आपको 100% कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। चाहे 2000 भी कमेंट्स आ जाए, मैं फिर भी आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चंस पूछना। अगर आपको कोई भी डाउट है, द कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। तो आगे जाके मैं और भी ऐसे कार रिव्यूज़ बनाने वाला हूँ, बाइक रिव्यूज़ बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अभी तक के लिए बाय बाय।